नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ ठाकरे आपका स्वागत करता हूँ वर्ल्ड वॉर वन की इस कहानी की श्रृंखला में। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन ये 4 साल चला। उसमें से जो पहला साल है 1914 से लेकर 1915 के बीच का, उसकी कहानी आपने पिछले एपिसोड में सुनी। और शुरुआती एपिसोड में एक वर्ल्ड वॉर का ओवरव्यू और वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले के कारण, इसकी कहानी का मंचन भी मैंने करने की कोशिश की। इस एपिसोड में और इसके आगे के एपिसोड्स में हम 1915 के बाद जो जो चीज़ें घटित हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक ज़मीनी युद्ध भी शुरू हो गया था। मैक्सिमम कंट्रीज़ जो थी वो वर्ल्ड वॉर वन में शामिल हो गई थी एक्सेप्ट अमेरिका। और दुनिया की सभी कंट्रीज़ अपने अपने हथियार अपग्रेडेशन के लेवल पे जुटे थे, क्योंकि सबका यही मानना था कि अगर हमें युद्ध जीतना है तो हमें हमारे हथियार और तेज़ करने पड़ेंगे और मॉडर्न करने पड़ेंगे और अपग्रेड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये मालूम पड़ता है कि सबको जीत का भूत सवार था। किसी के दिमाग में ये ख्याल नहीं था कि अभी 1 साल हो गया है वर्ल्ड वॉर वन को, लेकिन इतने लाख लोग मरे हैं और इतने लाख सिविलियंस मरे हैं, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये सब सेकंड प्रायोरिटी था तब। फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज विक्ट्री। और इसी के चलते एयर वॉरफेयर का इजाद हुआ। तब के वक्त जो एरोप्लेन्स थे वो 11 साल 12 साल पुराने थे। 11 12 15 साल पहले ही एरोप्लेन्स की डिस्कवरी हुई थी। और सबको ऐसा लगा कि ठीक है, ये जो चीज़ है, ये जो कोई साधन है एयरक्राफ्ट, ये हवा में उड़ता है तो कोई भी चलता हुआ आदमी उसे पकड़ नहीं सकता, उसे छू नहीं सकता। तो शायद हम दुश्मन के खेमे में क्या चल रहा है इसके बारे में हम निगरानी स्पाई कर सकते हैं। इसलिए तब के ज़माने में वर्ल्ड वॉर वन में पहली बार एरोप्लेन्स स्पाइंग के लिए यूज़ हुए। अगर फ्रेंच आर्मी को जर्मन आर्मी के पोजीशंस देखने होंगे तो वो एयरक्राफ्ट्स भेजते थे जिससे ऊपर से उनकी पोजीशंस मालूम होते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें 2 पायलट और 1 एयरक्राफ्ट, ऐसा एक संघ मिलके बॉम्ब्स लेके जाते थे और ऊपर से वो नीचे ज़मीन पे फेंकते थे, जिससे कि वो 2 ही आदमी कई 100 सोल्जर्स की जान ले सकते थे। ये बाद में अपग्रेडेशन हुआ। उसके बाद में जर्मन्स ने एरोप्लेन्स में मशीन गन इम्प्लांट की, और वो भी मशीन गन ऐसी इम्प्लांट की कि जो प्रोपेलर रहता है उसके बीच में उसका वो मशीन गन रहती थी, जिससे कि मशीन गन से कंटिन्यू फायरिंग करना पॉसिबल हो गया था। तो एयरक्राफ्ट का और एयर वॉरफेयर का भी अपग्रेडेशन बहुत उफान पे था, और ये वर्ल्ड वॉर वन में बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा, क्योंकि सबको जीत चाहिए थी। और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते थे कि सच में इंसान किसी एक वस्तु पे बैठ के उड़ सकता है क्या, और युद्ध भी लड़ सकता है क्या। और इस इन्हीं सब चीज़ों में बहुत से जो लिटरेचर है या फिर बहुत से जो लोग हैं, उन्होंने बहुत से वॉर स्टोरीज लिखे, जो कि एयरक्राफ्ट चलाने वाले जो पायलट्स रहते हैं इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी ग्लोरीफाइड चीज़ें बताते थे कि कैसे पायलट लोग युद्ध में दुश्मन के खेमे में जाते हैं और उनको मार के वापस आ जाते हैं, काइंड ऑफ। और वो बहुत लार्जर देन लाइफ रहता था, और लोगों के मन में ये बैठ गया था कि यार हाँ, ये जो सैनिक है जो एयरक्राफ्ट में बैठ के जा रहे हैं ये जीत के ही आते होंगे, क्योंकि तो ये तो हवा में उड़ते हैं, ये तो चलते हुए आदमी को तो ऐसे ही मार सकते हैं। लेकिन जो वास्तविकता थी वो इससे बिल्कुल परे थी। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, 5 से 6 घंटे की ट्रेनिंग एक पायलट को उस वक्त देते थे, नए पायलट को, और उसको उस एयरक्राफ्ट में बिठा के लड़ाई में भेज देते थे। दोस्तों, उसे सिर्फ हवाई जहाज़ उड़ाने का अनुभव था, वो भी थोड़ा थोड़ा, जो 5 घंटे में वो सीख पाता था। और वो दुश्मन के खेमे में जाता था, वहाँ पे अगर वो जीत गया तो जीत गया, या हार गया तो हार गया। और जो स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़े वर्ल्ड वॉर वन के एयर वॉरफेयर के बारे में, तो उसमें ये पता चलता है कि जो नए पायलट थे जो 5 6 घंटे में सीखते थे और पायलट बन के फिर युद्ध में चले जाते थे, उनकी मरने की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और वो नियर अबाउट 1 हफ्ते के अंदर शहीद हो जाते थे। सो इतनी भयंकर अवस्था थी उस वक्त एयर वॉरफेयर की। और मेन चीज़ ये थी कि उनको हवाई जहाज़ उड़ाने के अलावा कोई दूसरा अनुभव नहीं था। लाइक
अगर ख़राब वातावरण है तो उससे कैसे डील किया जाएगा उस वक्त, और दुश्मन एयरक्राफ्ट के साथ कैसे डील करना, कैसे युद्ध करना, अगर अपने एयरक्राफ्ट का फ्यूल अगर कम है तो कैसे मैनेज करना, ये सब ट्रेनिंग्स जो थी वो न्यू पायलट को नहीं देते थे। और तब पैराशूट का भी इजाद हो चुका था, लेकिन ब्रिटेन उनके पायलट्स को, उनके नए पायलट्स को पैराशूट नहीं देते थे। उनका ये मानना था कि जो नए पायलट्स है, अगर इन्हें हम पैराशूट पैराशूट दे दें और ये अगर युद्ध में जाए तो ये युद्ध बिना लड़े ही डर के मारे पहले ही पैराशूट्स ओपन करके वहाँ से भाग जाते थे। सो ये एक फैक्ट था तब एयर बैटल का। और एयर बैटल ऐसे ही बहुत ज़्यादा एमेच्योर लेवल पे था वर्ल्ड वॉर 1 में। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 जो है, वर्ल्ड वॉर 2 में एयर बैटल बहुत उफान पे था। तब तक सभी कंट्रीज़ ने अपने अपने जो एयर वॉरफेयर की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल पे अपग्रेड कर ली थी। 19 जनवरी 1915 के दिन जर्मनी ने पहला बॉम्ब से लेस हवाई जहाज़ ब्रिटेन की तरफ भेजा, वहाँ के सी पोर्ट, सिविलियन एरियाज़ पे अटैक किया, और यहाँ से बैटल इन एयर जो हवाई युद्ध है इसकी शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 1 में। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मुझे नोटिस करवानी है कि इससे पहले तक जितने भी सिविलियंस मरते थे कोई भी युद्ध में, उसमें उनकी जो हानि है या उनकी जान जाती थी ये युद्ध के बीच में जाती थी। कोई भी सैनिक या कोई भी कंट्री का कोई मेन टारगेट सिविलियंस नहीं था अभी तक, लेकिन जर्मनी ने इस चीज़ की शुरुआत की कि सिविलियंस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। और वर्ल्ड वॉर 1 में ये पहला वक्त था, पहला टाइम था जहाँ पे डेलिबरेटली सिविलियंस जो आम नागरिक हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद 7 फेब 1915 के दिन जर्मनी और रशिया का युद्ध हुआ ईस्टर्न फ्रंट में, और रशिया इसमें बुरी तरह से फिर से हार गया और उसको अपने 2 लाख सैनिक खोने पड़े, 2 लाख सैनिक शहीद हो गए। लेकिन रशिया दूसरे साइड में ऑस्ट्रिया से जीत रहा था, ऑस्ट्रिया के अंदर ही अंदर जा रहा था और बड़े बड़े सिटीज़ को कवर कर रहा था। 22 मार्च 1915 के दिन ऑस्ट्रिया हंगेरी ने रशिया के साथ युद्ध किया और यहाँ पे 20 लाख सैनिक खो के ऑस्ट्रिया की हार होगी। दोस्तों, यहाँ पे लाखों के तादाद में जो भी सैन्य जीत रहा है या हार रहा है, लाखों की तादाद में सोल्जर्स मर रहे हैं। और इसके बाद ऑटोमन एम्पायर प्रैक्टिकली वॉर फील्ड में खड़ा हो गया। उसने ऑलरेडी वॉर डिक्लेयर किया था, लेकिन अपने सैन्य वो मोबिलाइज करना उसने शुरू कर दिए और ऑटोमन एम्पायर ने रशिया और रशिया के मित्र देश जो ब्रिटेन और फ्रांस है इनके विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। और यहाँ से शुरू हुई दूसरी रणनीति। यहाँ से ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट छोड़ और दूसरे कौन से फ्रंट में युद्ध लड़ा जा सकता है, इसके बारे में इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया ने सोचा, और वहाँ से शुरू होता है गलीपोली इन्वेजन। तो दोस्तों, ये गलीपोली इन्वेजन क्या था, इसमें ऑटोमन एम्पायर का क्या रोल है और जो फ्रेंच, जर्मन और रशियन आर्मीज़ का क्या रोल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।